तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मुझसे बात कर सको। और तुम, सिंह वंश के कचरे। वो जोर से हंसा। हा, सिंह वंश जो अपने अंतिम वक्त में संघर्ष कर रहा है, जिसे पूरा संसार कचरे के समान मानता है, क्या सच में किसी राक्षस को मार सकता है? हा, उसके शब्दों में घोर तिरस्कार झलक रहा था। वह आर्यन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, बल्कि अभी अभी हुए टकराव से उसे ये भी समझ आ गया था कि आर्यन की शक्ति उससे कहीं कम है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसकी आंखों में गुस्से की एक अलग ही चमक थी। तभी तिम्रा सामने आए। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि आर्यन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आर्यन ने ऊपर खड़े नावेद की ओर देखा और शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, कौन संघर्ष कर रहा है या नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन चाहे सिंह वंश इस समय कितना ही कमजोर क्यों न हो, कम से कम वह उन लोगों जैसा तो नहीं जो अपनी पहचान छुपाकर कायरों की तरह जीते हैं। नावेद का चेहरा कड़ा हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, कमजोर लोगों को खुद को बहलाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए ही होता है। उसी समय अमर महल का एक एल्डर धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसने नावेद को देखते हुए कहा, स्वर्ग सारकुल निश्चय ही बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने लाखों वर्षों तक अपनी शक्ति छुपाए रखी और अब जब वो प्रकट हुए हैं तो पूरे संसार को चौंका दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। उसके शब्दों में बेहद मिठास झलक रही थी। तुम निश्चय ही पहले डीमन स्लेयर बन चुके हो। बुर्जुग सर्गेश्वर ने स्वयं मुझे भेजा है तुम्हारा स्वागत करने के लिए। दोनों एल्डर्स की नजरों में उसके लिए गहरा सम्मान झलक रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से नावेद को थंडर राक्षस को मारते हुए देखा था, लेकिन राक्षस अचानक कहीं गायब हो गया था। परंतु सभी को यह स्पष्ट रूप से दिखा कि नावेद ने ही उसे मारा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो ही इस समय का सबसे महान डीमन स्लेयर है। हर किसी ने नावेद को थंडर राक्षस को मारते हुए देखा था। ऊपर से अमर महल के एल्डर्स भी इस बात के गवाह थे, तो सभी उसके पक्ष में बोलने लगे। देखा तुमने, खुद अमर महल के क्राउन एल्डर्स उसको लेने आए हैं। हाँ, सच में वही पहला डीमन स्लेयर कहलाने लायक है। जैसे ही सील हुआ राक्षस बाहर आया, उसने हमें बचा लिया और तो और उसने बस कुछ ही हमलों में उस राक्षस को मारा था। इसमें कोई शक नहीं कि स्वर्गसार कुल ही हमारा रक्षक है। जहां तक आर्यन की बात है, वो तो मात्र एक मजाक की तरह है। बिल्कुल सही, नावेद के सामने उसकी कोई औकात नहीं। अगर नावेद ना होता तो वो अब तक मर चुका होता। उसे तो उसका शुक्र मनाना चाहिए कि नावेद ने उसे बचा लिया। सबकी नजरों में नावेद के लिए सम्मान झलक रहा था, वहीं आर्यन के प्रति सिवाय घृणा के कुछ और नहीं था। उन लोगों की बातें सुनकर गौरांग बेहद नाराज हो गया और गुस्से में बोला, हरामखोरो, अगर मेरे मास्टर ना होते तो तुम सब की हड्डियां भी नहीं बचती और अब तुम मेरे मास्टर का अपमान कर रहे हो। तिम्रा भी आर्यन के लिए अन्याय महसूस कर रही थी और बोली, सही कहा। धन्यवाद देना तो दूर, तुम सब तो उल्टा अपमान कर रहे हो। धिक्कार है। जब थंडर राक्षस की बिजली मीलों दूर तक फैली थी, भले ही किसी को यह समझ ना आया हो कि आर्यन ने बिजली को कैसे अवशोषित किया, लेकिन हर कोई जानता था कि यह उसी की करतूत थी। हालांकि कहते हैं ना कि चमकती वस्तु ही सबको अच्छी लगती है। वह लोग भी इससे अछूते नहीं थे। हा, तुम लोगों को इतनी भी शर्म नहीं कि यह सब कह रहे हो। हमें बचाया, ये तो साफ साफ नावेद ने किया था। अगर आर्यन सच में इतना ताकतवर है तो उसने खुद राक्षस को क्यों नहीं मारा? कोई दक्षिणी कचरा राक्षस को मार सकता है? क्या मजाक कर रहे हो? अभी अभी तो वो राक्षस के एक हमले से उलटकर गिर पड़ा था और मुश्किल से खड़ा हो पाया था। वो किसी को बचाएगा? हद होती है बेशर्मी की। सच में कितना नीच लड़का है। चारों ओर से उपेक्षा और तिरस्कार भरी बातें सुनकर तिम्रा को गुस्सा आ गया। यंग मास्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आर्यन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, कुत्तों से क्यों उलझना? अगर कोई कुत्ता तुम्हें काटे तो क्या तुम भी उसे काटने जाओगे? ये सुनकर जैसे सभी लोगों की जल गई और वह गुस्से में चिल्लाने लगे। लड़के, तूने हमें कुत्ता कहा? हरामजादे, लगता है तुम्हें मरने की इच्छा है। आर्यन, यह मत सोच कि सप्तचक्र महाविद्यालय से किसी का सहारा पाकर तू कोई बड़ा योद्धा बन गया है। तू तो इस लायक भी नहीं कि परीक्षा भी पास कर ले। एक आत्मवीर होकर डीमन स्लेयर बनना चाहता है, सपने देख। आर्यन की आंखें काली पड़ गईं। उसने सभी को घूरते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम सबको कुत्ता कहा। अगर हिम्मत है तो काट लो, देखता हूं किसमें इतना दम है। उसी समय अमर महल के एक एल्डर ने गंभीर स्वर में कहा, बस बहुत हुआ, अब बहस बंद करो। तुम में से कई सप्तचक्र महाविद्यालय की इस बार की परीक्षा के प्रतिभागी हैं। अपनी ऊर्जा किसी तुच्छ व्यक्ति पर बर्बाद मत करो। उसने तुच्छ शब्द कहते हुए आर्यन की ओर देखा था। इससे आर्यन की भौहें तन गई और उसने मुट्ठी कस ली। तभी दूसरे एल्डर ने कहा, कल ही अमर महल ने सप्तचक्र महाविद्यालय को संदेश भेजा था, जो लोग उद्यमवीर स्तर पर नहीं पहुंचे हैं वो परीक्षा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि सहारा मिलने से वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इस संसार में सिर्फ किसी का सहारा लेने से कुछ नहीं होता, अपनी ताकत पर भरोसा करना पड़ता है। उसकी बातों का इशारा साफ तौर पर आर्यन की ओर था। ये शब्द स्पष्ट रूप से आर्यन को नीचा दिखाने के लिए बोले गए थे।
आर्यन ने ऊपर खड़े दोनों बूढ़े एल्डर्स को देखा और होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं जल्द ही तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है, असली योग्यता किसे कहते हैं। जब वो वक्त आएगा तो तुम दोनों वहां मौजूद रहना। एक एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, घमंड करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुझमें ताकत होती तो तूने थंडर राक्षस को क्यों नहीं मारा, वहां घायल क्यों पड़ा था। असल में गलती तुम्हारी नहीं है, तुम सभी दक्षिणी कचरे होते ही बेकार हो। आर्यन ने उन दोनों की ओर गंभीर नजरों से देखा और उनके चेहरे अपने मन में गहराई से अंकित कर लिए। वह दोनों भी उसकी मृत्यु सूची में आ चुके थे। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। दोनों एल्डर्स ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए नावेद की ओर देखा और सम्मान के साथ कहा, युवराज नावेद, हमारे साथ अमर महल चलिए, बुर्जुग सर्गेश्वर आपसे मिलना चाहते हैं। एक तुच्छ व्यक्ति के कारण अपना मन खराब ना करें। नावेद ने हल्के से मुस्कराते हुए कहा, चलिए। इसके बाद उसने आर्यन की ओर देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, आर्यन, आज से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि मैं सिंह वंश के लोगों से अपने कुल का कुछ पुराना हिसाब किताब चुकता करूंगा। लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को धीरे धीरे यातना देकर मारता हूँ। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, आज से जो कोई भी इस लड़के से कोई भी संबंध रखेगा, उसे मैं अपने हाथों से कुचल दूंगा। अब देख मैं तुझे कैसे तड़पाता हूँ। उसकी आवाज में भयंकर घमंड और दंभी ठसक थी। इसके बाद उसने गरजते हुए कहा, स्वर्गसार कुल अदृश्य। उसके इतना कहते ही उसके लोग पल भर में वहां से गायब हो गए। नावेद ने दोनों एल्डर्स की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, एल्डर्स महोदय, कृपया मार्ग दिखाए। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर दोनों एल्डर्स हंसने लगे। हा, सच में आप जैसा व्यक्ति ही स्वर्गसार कुल के युवराज होने के लायक है, पागलपन और घमंड से भरपूर। चिंता मत करो, आज से तुम अमर महल का एक हिस्सा हो। जो भी तुम्हारे विरुद्ध जाएगा वह अमर महल के विरुद्ध जाएगा। हा, वो ऐसे ही हंसते हुए वहां से निकल गए। मास्टर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी। तिमरा और गौरान के चेहरों पर गहरी नाराजगी झलक रही थी। वहां मौजूद योद्धा उनकी ओर देख रहे थे, कुछ उपहास भरी मुस्कान के साथ तो कुछ धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, मानो वे आर्यन से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। उसी वक्त अंशुमान ने आर्यन की ओर देखते हुए हल्की भौहें तान ली और गंभीर स्वर में कहा, आर्यन भाई, माफ करना। वो भी धीरे धीरे पीछे हटने लगा, आर्यन से दूरी बनाते हुए। गौरान तुरंत बोल पड़ा, अंशुमान, इसका क्या मतलब है। तिमरा और वेदिका ने भी सवाल लिया। नजरों से उसकी ओर देखा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। अंशुमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं विनलोक क्षेत्र की ओर से नक्षत्र नगर एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। मुझे हर हाल में सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश लेना ही होगा और डीमन स्लेयर बनना होगा, नहीं तो। पहला डीमन स्लेयर पहले ही प्रकट हो चुका था। अगर नावेद ने जैसा कहा तो उसे निश्चित रूप से स्वर्गसार कुल, सप्तचक्र महाविद्यालय और यहाँ तक कि अमर महल के लोगों का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उसके लिए बहुत सी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी और शायद वो जिंदा भी ना बचे। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। हर किसी की राह अलग होती है और उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। वो कोई भी गलती नहीं कर सकता था। आर्यन ने अंशुमान को दोष नहीं दिया। उसे पीछे हटते देख उसने गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मेरे लिए वो सिर्फ परीक्षा की तरह होंगी। मैं हर कठिनाई को कुचल दूंगा। स्वर्गसार कुल, चलो देखते हैं कि तुम क्या करते हो। थंडर राक्षस के मरने की खबर पूरे अमृतद्वीप में महज एक दिन के भीतर फैल गई। पश्चिम में राक्षसी ज्वालाएं और भी भयंकर रूप ले चुकी थी। तो पहले डीमन स्लेयर के प्रकट होने से हर किसी ने राहत की सांस ली, मानो एक नई आशा की किरण जाग उठी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह योद्धा प्राचीन रक्षकों के कुल स्वर्गसार कुल से संबंधित था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और हर तरफ हलचल मचा दी। इतना ही नहीं, इस घटना की गूंज इतनी जबरदस्त थी कि इसे एक 3 साल का बच्चा भी जानने लगा। स्वर्गसार कुल वाकई अपने नाम के अनुरूप निकला। 1 लाख वर्षों तक छिपे रहने के बाद जब वे प्रकट हुए तो पूरी दुनिया हिल उठी। अब दुनिया के पास एक नई उम्मीद है। नावेद और उनका कुल वास्तव में बहुत शक्तिशाली निकला। ये विश्वास करना मुश्किल है कि वे सदियों से हमारे महाद्वीप की रक्षा कर रहे थे। युवराज नावेद अद्भुत हैं। उन्होंने केवल एक बार में राक्षस को मार दिया। मैंने तो सुना है कि वो अब अमर महल के सम्मानित एल्डर बन चुके हैं और कुछ ही दिनों में वो सप्तचक्र महाविद्यालय में भी चले जाएंगे। पूरे नक्षत्र नगर में, चाहे वो एक राहगीर हों या चाहे घरों और सरायों में बैठे लोग, हर कोई बस नावेद, स्वर्गसार कुल और उसके डीमन स्लेयर बनने की बात कर रहा था। लेकिन ये केवल सामान्य नागरिकों के बीच चर्चा थी। वहीं नक्षत्र नगर के उच्च स्तरों पर कुछ और ही साजिशें रची जा रही थीं। तुरंत शिवगिरी संघ से सभी संबंध तोड़ दो। रणनीतिक सहयोग को एक तरफा रद्द कर दिया गया है। यदि वो फिर से सहयोग करना चाहते हैं तो पहले उन्हें आर्यन से अपना नाता खत्म करना होगा, अन्यथा उन्हें शाही परिवार की कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये तो शाही परिवार के बीच की बातें थीं, वहीं व्यापारिक संगठनों में कुछ और ही चल रहा था। कोई भी व्यक्ति शिवगिरी संघ के साथ व्यापार ना करे।
कोई भी वहां औषधियां या शस्त्र खरीदने ना जाए। आर्यन का नाम बेहद खराब हो चुका था। इसका परिणाम ये हुआ कि जिसने भी शिवगिरी संघ से कोई संबंध रखा, उसने तुरंत अपने सारे संपर्क खत्म कर दिए। शिवगिरी संघ की प्रतिष्ठा एक ही दिन में खत्म हो गई। उनकी वासिका में पहले जो भीड़ उमड़ा करती थी, वहां अब केवल सन्नाटा पसर चुका था। सारा व्यापार इतना कमजोर हो गया था कि वो अन्य सभी व्यापार संघों की तुलना में बेहद फीका पड़ गया। एक ही दिन में शिवगिरी संघ को लगभग 5000 धरती मनियों का नुकसान हुआ। उसी दिन एक नया व्यापार संघ इस स्थिति का लाभ उठाकर उभरा, स्वर्गसार संघ। ये संघ बिजली की गति से उठा और महज एक दिन में नक्षत्र नगर के बाजार पर कब्जा कर लिया। इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ नावेद था। वर्तमान में नावेद और उनका कुल इतना शक्तिशाली हो चुका था कि कोई भी उनके सामने टिकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई उनके प्रभाव को स्वीकार कर रहा था। ये सब कुछ नावेद के थंडर पर्वत श्रृंखला में ये कहने से कि जो भी आर्यन या शिवगिरी संघ से जुड़ा होगा उसे कुचला जाएगा हो रहा था। ये बस एक वाक्य था, लेकिन इसका असर इतना गहरा पड़ा कि सभी लोगों ने शिवगिरी संघ से अपना नाता तोड़ दिया। हर्षवंश परिवार के महल में चंद्रधर जोर जोर से हंस रहा था। शिवगिरी संघ, आर्यन, हा, चाहे तुम कितने भी घमंडी बनो, तुम्हारे पास चाहे जितना भी समर्थन हो, परंतु जब एक दिन में बिजली की तरह कुचले जाओगे तो कैसा लगेगा। तन्मय भी ये देखकर चकित था। पहले डीमन स्लेयर बनने के कारण नावेद की ख्याति आसमान छू रही थी। ये प्रभाव उसकी सोच से भी परे था। उसने मुठियां भींच लीं, आंखों में जुनून झलकने लगा। मैं दूसरा डीमन स्लेयर बनूंगा, यह मेरा वादा है। शिवांश परिवार में शानकांत के चेहरे पर संतोष था। हा, अब देखते हैं कि वो क्या करता है। अब मुझे उस आर्यन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नावेद ने उसे पूरी तरह से रौंद डाला है। योगेश ने भी हंसते हुए कहा, बड़े भैया, ये लड़का नावेद की तलवार के एक वार से ऐसे गिरा जैसे कोई मरा हुआ सुअर। उसकी सारी अकड़ हवा में उड़ गई। अब उसे कुत्तों के बच्चे को अपनी औकात समझ आ गई होगी। शानकांत ने ठहाका लगाया। ज्यादा अहंकार करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। उसे लगता था कि सिर्फ सुप्रीम मास्टर का समर्थन पाकर वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन नावेद के पीछे अमर महल है। उससे टकराने की किसी में हिम्मत नहीं। दक्षिणी क्षेत्र, हा, कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। योगेश ने एक और खबर सुनाई। भाई, मैंने सुना है सप्तचक्र महाविद्यालय में अब नई परीक्षा प्रणाली लागू की गई है। अब जिनका स्तर उद्यमवीर तक नहीं पहुंचा है, वे प्रवेश परीक्षा में भी भाग नहीं ले सकते। आर्यन तो अभी भी आत्मवीर स्तर पर ही है, मतलब उसे भाग लेने तक का मौका नहीं मिलेगा। हा, ये तो हंसी से मरने वाली बात हो गई। शानकांत ने हंसते हुए सिर हिलाया। 3 दिन में सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा होगी, देखते हैं अब वो कैसे उसमें भाग लेता है। योगेश हंसते हुए बोला, कौन सी परीक्षा? उसे तो सीधा वापस दक्षिणी क्षेत्र भेज देना चाहिए। बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे, बहुतों ने तिरस्कार किया और कई लोगों ने उससे नाता तोड़ लिया। लेकिन आर्यन के लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती थीं, बल्कि इससे उसे और गहरे लोगों की असलियत समझ में आने लगी। शाम को शिवगिरी वासिका के पिछवाड़े एक विशाल भोजन की तैयारी की गई थी। वासिका की सबसे बड़ी मेज बाहर लाई गई और उस पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजाए गए थे। खाओ खाओ खाओ, ये वही व्यंजन है जो तुम्हें हमेशा पसंद थे, मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरांग को खाने का बहुत शौक था। पहले जब भी वो किसी भुने हुए मांस के टुकड़े को देखता तो उसके मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन थंडर पर्वत श्रृंखला से लौटने के 3 दिन बाद भी वो खाने के मूड में नहीं था। उसके भीतर गुस्सा उबल रहा था। वह बेहद असंतुष्ट महसूस कर रहा था। हर बार जब वह सड़क पर निकलता, लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे, उसे और आर्यन को लेकर बातें करते थे। उसे ये सब सहन था, लेकिन वह ये नहीं सह सकता था कि लोग आर्यन को नीचा दिखाएं। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वेदिका और तिम्रा के चेहरे पर गंभीरता बनी हुई थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर आर्यन न होता तो नावेद कभी भी उस राक्षस को नहीं मार सकता था, लेकिन अब उसका सारा श्रेय नावेद को मिला और आर्यन का मजाक उड़ाया जा रहा था। हर जगह लोग बस उसका उपहास कर रहे थे, उसे नीचा दिखा रहे थे, ये कह रहे थे कि वह खुद को जरूरत से ज्यादा समझता है। वाकई यह बहुत परेशान करने वाली बात थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में डाला और कहा, सब लोग खाओ, इतना परेशान मत हो। तिम्रा ने गंभीर स्वर में पूछा, यंग मास्टर, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे हैं? गौरांग ने झट से कहा, मास्टर, आप कहो तो उस नावेद के बच्चे को एक बोरे में बंद करके अच्छे से पिटवा दूं। 1-2 डंडे खाएगा तो उसे अपनी औकात पता लग जाएगी। तिम्रा ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम समझते हो कि उसे डंडे से मारकर खत्म किया जा सकता है? क्या तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा भी है? गौरांग कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर धीरे से बोला, ओह। वेदिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी के लिए सबसे जरूरी बात नावेद नहीं, बल्कि यंग मास्टर आर्यन की शक्ति है। आज सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा के नियम घोषित किए गए हैं और भाग लेने के लिए उद्यमवीर स्तर का होना अनिवार्य है। ये साफ था कि यह नियम सीधे आर्यन को रोकने के लिए बनाए गए थे।
पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि आर्यन आत्मवीर स्तर पर है, यह नया नियम बना दिया गया। गौरांग का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने कहा, हाँ ये तो है, आगे बढ़ने के लिए मास्टर को कम से कम दूसरी श्रेणी की इम्मोर्टल रूट चाहिए होगी। मेघना तुरंत बोली, मैं तुम्हारे लिए दूसरी श्रेणी की इम्मोर्टल रूट खरीदने जाऊंगी। तिम्रा ने मायूसी में सिर हिलाते हुए कहा, मेघना दीदी अभी शिवगिरी संघ के साथ कोई भी व्यापार नहीं कर रहा। अगर आप खरीदने भी जाएंगी तो भी कोई बेचेगा नहीं। स्वर्गसार कुल हमें पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। उसी वक्त मिट्टी से सना हुआ अश्वघोष गुस्से में अंदर आया। उसकी माँ की। मेघना ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? अश्वघोष ने गुस्से में कहा, अगर वो नहीं बेचना चाहते तो ठीक है, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ गुंडे मुझ पर टूट पड़े, पर मैंने भी उन्हें अच्छी तरह जवाब दिया। मेघना की भौहें सिकुड़ गईं और उसने आदेश दिया, इंद्रेश चाचा, उन गुंडों को यहाँ ले आओ। हालांकि अश्वघोष अब एक सेवक का काम कर रहा था, पर इस मुश्किल वक्त में उसने शिवगिरी संघ का साथ नहीं छोड़ा और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया था, तो मेघना कैसे उन्हें परेशान देख सकती थी। अश्वघोष ने तुरंत मेघना का हाथ पकड़ा और कहा, छोड़ो, छोटी मोटी चोट है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये अन्याय है। मेघना को बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरांग भी गुस्से में बोला, मास्टर अब सहन नहीं होता। तभी आर्यन धीरे से उठा, मेघना की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, दीदी हमें कुछ समय के लिए अपने संबंधों को खत्म कर देना चाहिए। कभी नहीं। मेघना ने आर्यन को अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया और दृढ़ता से कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो, वैसे भी अगर तुम ना होते तो शिवगिरी संघ बहुत पहले खत्म हो चुका होता। चाहे संघ पूरी तरह खत्म भी हो जाए तब भी मैं तुमसे नाता नहीं तोड़ूंगी। उसकी आवाज में कठोरता थी, लेकिन उसमें एक गहरी स्नेहभरी दृढ़ता भी थी। आर्यन ने नर्म स्वर में कहा, दीदी गुस्सा मत करो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मेघना ने हाथ मोड़ते हुए कहा, जो भी कहो मैं नहीं मानूंगी। अगर अमर महल से भी लड़ाई करनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके चेहरे पर गहरी दृढ़ता थी, उसकी कमर सीधी थी और उसकी आंखों में एक सशक्त ज्वाला जल रही थी। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, दीदी आप एक व्यवसायी हैं। इस दौरान आपने बड़ी मात्रा में सामान खरीदा है। अगर वो नहीं बिका तो आप पर भारी दबाव आ जाएगा, और वैसे भी 3 दिन बाद सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद तो मैं यहाँ रहूंगा भी नहीं। लेकिन मेघना का अब भी वही जवाब था, तुम जो भी कहो मैं नहीं करने वाली। वैसे भी पिछले कुछ समय में मैंने बहुत सारा पैसे कमा लिया है, कुछ दिन वासिका बंद भी रहेगी तो हम पर पहाड़ नहीं टूट जाएगा। और रही बात स्वर्ग सारकुल की, वह कभी भी पूरे नक्षत्र नगर के व्यापार को निगल नहीं सकते। अश्वघोष ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यंग मास्टर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक अस्थायी दौर है। जब ये बीत जाएगा तो सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। कोई भी संघ पूरे बाजार पर कब्जा नहीं कर सकता। उनकी दृढ़ता देखकर आर्यन को अपनी बात वहीं रोकनी पड़ी। वह चुपचाप सोचने लगा और कुछ पल बाद उसने विचार करके पूछा, पूर्वज हमारे पास कितने स्वर्ण तारा बचे हैं? पूर्वज रुद्रदेव की गंभीर आवाज आई, 5 स्वर्ण तारा मैंने नहीं छुए। आर्यन ने सिर हिलाया, ठीक है उन्हें मत छूना। पूर्वज रुद्रदेव ने सहमति में सिर हिलाया, समझ गया। आधी रात के समय आर्यन आंगन में खड़ा ऊपर आसमान में चमकते असंख्य तारों को निहारते हुए गहरे विचारों में खोया हुआ था। भले ही वह इन दिनों की घटनाओं को लेकर शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर जल रही आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। नावेद की ताकत, स्वर्गसार कुल का प्रभाव, ये सब चीजें उसे अंदर से बेचैन कर रही थीं। लेकिन उसे इस चुनौती में मजा आ रहा था, क्योंकि जितना ताकतवर दुश्मन होता है उतना ही मजा आता है। जितना खतरनाक विरोधी उतना ही शक्तिशाली इनाम। स्वर्ग विच्छेदक तलवार है ना? आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जल्द ही ये तलवार मेरी होगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और ध्यान लगाने के लिए जमीन पर बैठ गया। पूर्वज मेरी रक्षा करना, मुझे थंडर इम्मोर्टल रूट को अवशोषित करना है। पूर्वज रुद्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा, समझ गया। थंडर राक्षस को हराने के बाद प्राप्त हुई इम्मोर्टल रूट दूसरी श्रेणी की इम्मोर्टल रूट थी। यह मुट्ठी के आकार के एक छोटे वज्र मेघ की तरह दिखती थी, जिसके चारों ओर विद्युत तरंगें प्रवाहित हो रही थीं। अवशोषित करने से पहले आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग में रखी थंडर इम्मोर्टल रूट की ओर देखा और सोचा, अवशोषित करो। क्या तुम सच में इसे अवशोषित करना चाहते हो? सिस्टम की आवाज आई। हाँ, आर्यन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। अचानक तेज गड़गड़ाहट गूंजने लगी और आर्यन के शरीर में बिजली की लहरें दौड़ने लगीं। उसकी चेतना में अचानक तेज धमाका हुआ और अगले ही पल उसके भीतर 9 में से एक ताम्र पुरुष हरकत में आ गया। आर्यन चौंक गया, अरे ये इसने क्या कर दिया? ये शक्ति मैं अवशोषित कर रहा था, इसने इसे कैसे चुरा लिया? ये क्या हो रहा है? लेकिन अब कुछ भी नियंत्रण में नहीं था। वो ताम्र पुरुष खुद से थंडर इम्मोर्टल रूट की शक्ति को अवशोषित किए जा रहा था, और जैसे ही उसने शक्ति अवशोषित करना खत्म किया, अचानक उसका पूरा शरीर चमकने लगा और उसके शरीर से अद्वितीय आभा निकलने लगी, मानो उसकी शक्तियां बढ़ गई हों। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी,
ताम्र पुरुष ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। आर्यन हैरान था, ये कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है? ये तो केवल मेरी सौल शक्ति से बना एक ताम्र पुरुष है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलो छोड़ो, अब जब तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगली बार तुमने मेरी इजाज़त के बिना कभी भी मेरी शक्ति चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आर्यन बड़बड़ाया। इसके बाद उसने फिर से थंडर इमोर्टल रूट को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उस ताम्र पुरुष ने केवल उसकी कुछ शक्ति चुराई थी। कुछ देर बाद आर्यन के शरीर के हर कोने में बिजली की एक तीव्र लहर फैलने लगी। ये शक्ति अद्वितीय और असाधारण थी। आम इमोर्टल रूट बस सहायक ऊर्जा प्रदान करती थी, पर तत्वीय इमोर्टल रूट पूरी तरह अलग थी। ये सिर्फ सहायक नहीं थी, बल्कि एक आक्रामक शक्ति भी थी, वह शक्ति जो आकाश और पृथ्वी को भी नष्ट करने में सक्षम थी। लेकिन जितनी ताकतवर ये थी उतना ही मुश्किल इसे अवशोषित करना था, और इसमें समय भी बहुत लगता था। लगभग 2 घंटे बीत गए, लेकिन आर्यन फिर भी नहीं खड़ा हुआ और अवशोषित करता रहा। इस बीच 18 स्तरीय नर्क में दानुज राक्षस और थंडर राक्षस उसे गंभीरता से देख रहे थे। खासतौर पर थंडर राक्षस, उसका चेहरा गंभीर था और वह बुदबुदाया, ये ऐसा दर्द है जिसे कोई आम इंसान सहन नहीं कर सकता। फिर भी यंग मास्टर इसे झेल रहे हैं, वो सच में अद्वितीय हैं। थंडर राक्षस जानता था कि थंडर इमोर्टल रूट की शक्ति कितनी जबरदस्त थी। बिजली की ये शक्ति शरीर की हर कोशिका में समा जाती थी, और इसका दर्द मृत्यु से भी अधिक असहनीय था। दानुज राक्षस ने शांत स्वर में कहा, लाखों साल पहले सिंह वंश के लोग असाधारण हुआ करते थे। जब वह महाविनाश हुआ तब उनके सभी योद्धा एक ही रात में गायब हो गए थे, और हम भी सील कर दिए गए थे। मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि लाखों साल बाद भी सिंह वंश के लोग अब भी इतने ताकतवर और अद्वितीय हैं। थंडर राक्षस ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो। सिंह वंश के योद्धा तो गायब हो गए, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में उनके वंश के बचे लोग भी हमारी तरह सील कर दिए गए थे। इतने सालों में सिंह वंश लगभग समाप्त ही हो गया था, और अब ये यंग मास्टर, जिसे सारा उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उस पर दबाव असहनीय है। अगर उसने एक भी गलती कर दी तो उसकी भरपाई असंभव होगी। वो दोनों सिंह वंश के इतिहास को अच्छी से तरह जानते थे। एक वक्त था जब सिंह वंश की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि हजारों कुलों ने उनके सामने घुटने टेक दिए थे। उस वक्त ये स्वर्गसार जैसे कुल कुत्ते की तरह छिपे हुए थे। थंडर राक्षस और दानुज राक्षस अभी आर्यन को देख ही रहे थे कि अचानक आर्यन की आंखें खुली और उनसे बिजली की एक जोरदार किरण फूटी, जो सीधे आकाश को चीरते हुए निकल गई। बधाई हो आर्यन, तुमने थंडर इमोर्टल रूट को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। तुम्हें 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुमने उद्यमवीर स्तर पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। बधाई हो आर्यन, तुम्हारा एक लेवल बढ़ गया है। बधाई हो आर्यन, तुम्हारा एक लेवल बढ़ गया है। ऐसे ही सिस्टम में लगातार कई आवाजें गूंजी। थंडर इमोर्टल रूट को अवशोषित करते ही उसकी शक्तियां ऐसे उमड़ पड़ी जैसे कोई विशाल बांध टूट गया हो। ऊर्जा की लहरें लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। हर एक ऊर्जा लहर के साथ उसका लेवल बढ़ता गया और उसने लगातार 5 लेवल पार कर लिए। सभी संचित एक्सपी पॉइंट्स मानो इसी पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उसने बाधा पार की, वह मानो हवा में उड़ने लगा। 5वें लेवल का उद्यमवीर, हा। परीक्षा के लिए इतनी योग्यता काफी होनी चाहिए। आर्यन ने भौहें तान ली और अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी बाहों पर बिजली कौंध उठी, मानो एक बिजली गोला बनाने को आतुर हो। अब उसके शरीर की हर कोशिका में बिजली की शक्ति बह रही थी। तभी उसके दिमाग में एक बार फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुम्हें थंडर बॉडी प्राप्त हुई है। आर्यन उत्तेजित हो उठा, मेरे हर हमले में अब बिजली की शक्ति होगी और कोई भी बिजली का हमला मेरे खिलाफ बेकार होगा। हा। इसके बाद आर्यन ने आकाश की ओर देखा और अपने कक्ष की ओर बढ़ गया, लेकिन उसने आराम नहीं किया। वो थंडर राक्षस का रूप लेकर डेविल गॉड स्पेस में प्रवेश कर गया। उसने अपना दायां हाथ उठाया और जोर से कहा, मायावी भला। जैसे ही मायावी भला उसके हाथ में आया, आर्यन की आंखें चमक उठीं। इसके बाद उसने उस मायावी भले को घुमाया और लगातार मायावी भला तकनीक का अभ्यास करने लगा। अब उसका लक्ष्य था इस तकनीक में महारत हासिल करना। स्वर्ग सारकुल, हाँ। अमर महल, हाँ। जल्द ही मैं तुम सबको कुचलने वाला हूँ। 3 दिन बाद सुबह का समय था। पूरा नक्षत्र नगर मानो सुनसान पड़ा था। हर कोई सप्तचक्र महाविद्यालय के नामांकन कार्यालय की ओर भाग रहा था। दूसरी तरफ शिवगिरी वासिका में, दीदी, तुम्हारे बनाए नाश्ते का कोई जवाब नहीं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना स्वादिष्ट खाना मुफ्त में कहीं भी नहीं मिल सकता, ये लो नाश्ते के पैसे। आर्यन ने एक थैली मेज पर रख दी। मेघना मुस्कुराए। उसने सोचा कि आर्यन मजाक कर रहा है। वह बोली, ठीक है, फिर मैं बनाती रहूंगी, लेकिन आज तुम सबको मेहनत करनी होगी। तुम्हें सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश लेकर अपना अपमान धोना है। गौरांग ने उत्साह में कहा, दीदी चिंता मत करो,
तिमरा ने भी अपना मुक्का हवा में उछालते हुए कहा, बस देखना कैसे एक एक को धूल चटाती हूँ। आर्यन ने शिवगिरी वासिका से बाहर कदम रखा और कहा, चलो निकलते हैं। चारों ने आत्मविश्वास के साथ सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा विभाग की ओर कदम बढ़ाए। मेघना ने दरवाजे से खड़े होकर जाते हुए आर्यन को देखा और हल्के से मुस्कुराए। तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी। फिर उसने थैली खोली और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अश्वघोष पास खड़ा था। उसने पूछा, क्या हुआ? मेघना ने थैली खोली, अंदर 5 स्वर्ण तारा रखे थे। अश्वघोष भी हैरान था। आर्यन, ये लड़का सच में साधारण नहीं है। पिछली बार मैंने इसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब सोचता हूँ कि कितनी बड़ी भूल थी। मेघना की आंखों में आंसू छलक आए। उसका मन भावुक हो उठा था। भले ही मेघना ने पिछले कुछ समय में बहुत सा मुनाफा कमा लिया था, लेकिन इस समय शिवगिरी संघ के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी आर्थिक सहायता की। 5 स्वर्ण ताराओं की कीमत वास्तव में बहुत अधिक थी। इनकी मदद से शिवगिरी संघ 1-2 साल तक बिना किसी व्यापार के भी टिक सकता था। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। मैं युद्ध कला में पारंगत नहीं हूँ, लेकिन व्यापार सिर्फ प्रभावशाली संपर्कों से नहीं चलता बल्कि दिमाग से भी चलता है। मेघना ने मन ही मन निश्चय किया। सप्तचक्र महाविद्यालय। इस बार सप्तचक्र महाविद्यालय के इतिहास में सबसे भव्य और अद्भुत माहौल था। पहले केवल 1000 शिष्यों का चयन होता था, पर इस बार यह संख्या बढ़ाकर 10,000 कर दी गई थी। साथ ही हाल के हालातों को देखते हुए हर साहसी युवक को अब डीमन स्लेयर बनने की लालसा थी। पहले डीमन स्लेयर नावेद की सफलता के बाद हर युवा के भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई थी। इस साल की परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने नामांकन कराया था। पंजीकरण स्थल पर 100 से भी अधिक लोग स्थापित किए गए थे। वाह! तिमरा चारों ओर की भीड़ देखकर दंग रह गई। इतने सारे लोग। गौरांग भी चकित था। इतने लोग पहले कभी नहीं देखे। इस बार तो मजा आएगा। हा हा हा। वेदिका आर्यन के पास खड़ी थी और हल्की आवाज में बोली, तुम्हारी शक्ति। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी भीड़ में किसी ने कहा, अरे ये वही लड़का है जो दक्षिणीय क्षेत्र से आया था। हाँ वही है, और वो देखो, वो मोटा सुअर भी साथ है। ये अब भी यहाँ आने की हिम्मत रखते हैं। परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता उद्यमवीर स्तर है, तुम्हारे पास वो भी नहीं है ना? दक्षिणीय क्षेत्र के निकम्मे लोगों, यहाँ से चले जाओ। गौरांग का गुस्सा उफान पर था। वह उस व्यक्ति को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आर्यन ने उसे रोक लिया। वह हल्की आवाज में बोला, जल्दी मत करो, बस इसका चेहरा याद कर लो। जब हम परीक्षा क्षेत्र में होंगे तब इसका हिसाब लिया जाएगा। ये पंजीकरण क्षेत्र था। यहाँ झगड़ा करने पर परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाता। गौरांग ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ सच में, तुम हमेशा एक कदम आगे की सोचते हो मास्टर। तभी वह व्यक्ति व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, मेरा चेहरा याद रखो। जब परीक्षा क्षेत्र में पहुंचोगे तब समझ में आएगा कि मौत कैसी होती है। जब तुम यमराज के सामने जाओगे तो मेरी शक्ल ही आखिरी चीज होगी जो तुम्हारी आंखों में होगी। आर्यन ने चुपचाप उसे घूरा। उस व्यक्ति का चेहरा भी उसकी मौत की सूची में दर्ज हो चुका था। इस बीच भीड़ में कई और लोग फुसफुसाने लगे, देखो वही है, ये वही लड़का है जो दक्षिणीय क्षेत्र से आया है। ये नावेद से मुकाबला करने आया है। इसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। आईने में अपना चेहरा तो देखे। सुना है कि ये अभी तक उद्यमवीर स्तर तक भी नहीं पहुंचा। इसे परीक्षा में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी अपनी नाक घुसेड़ रहा है। कितनी मोटी चमड़ी का है। चलो देखते हैं ये कितनी दूर तक टिक सकता है। आर्यन ने अपने चारों ओर हो रही खिल्ली पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने साथियों के साथ सीधे पंजीकरण क्षेत्र की ओर बढ़ गया। गौरांग ने अपना नाम बताया और कहा, गौरांग, 3रे स्तर का उद्यमवीर। इस दौरान गौरांग ने अपने स्तर में एक और लेवल की वृद्धि कर ली थी। पंजीकरण करने वाले बूढ़े आदमी ने हल्के से कहा, जाओ और उस काले पत्थर पर हाथ रखो। गौरांग ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया, और जैसे ही उसने उस काले पत्थर पर हाथ रखा, उस पर 3 रोशनियां चमक उठी। बूढ़े आदमी ने अपनी कलम उठाई और लकड़ी की पट्टिका पर नाम लिख दिया। उसने कहा, ये तुम्हारी पहचान की पट्टिका है, इसे खोना मत, तुम्हारे सभी नतीजे इस पर दर्ज किए जाएंगे। गौरांग ने पट्टिका ली और पीछे हट गया। उसके बाद तिमरा आगे बढ़ी और अपना नाम दर्ज